Hello everyone, hope you all are good. And today we are going to continue our first chapter, which is variation in psychological attributes. तो हमने कहाँ तक पढ़ा था बेटे? पिछली वीडियो में थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस स्टार्ट किया था, ठीक है। थ्योरी की थी हमने, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये हमारी कंप्लीट हो गई थी। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू ट्रायैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि बुक्स अपने पास ज़रूर रखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका बुक पे होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि वीडियो की तरफ कम से कम ध्यान हो। वीडियो को सिर्फ आप ऑडिटरी लर्निंग की तरह से ही इस्तेमाल करें, ठीक है। आप उसको सिर्फ सुने और ध्यान आपका बुक्स पे होना चाहिए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट, ट्रायैकिक थ्योरी। सेकंड थ्योरी है जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं आगे चैप्टर में, ठीक है। बेटा ट्रायैकिक थ्योरी जो नेम से ही पता चलता है, ठीक है। ट्रायैकिक यानी ट्राई, ठीक है। तो बेसिकली ट्रायैकिक से बेटा याद रखना ट्राई यानी कि 3, ठीक है। तो ट्रायैकिक थ्योरी दी थी हमें स्टर्नबर्ग, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में, ठीक है। ट्रायैकिक थ्योरी में उन्होंने बेसिकली क्या कहा था कि जो इंटेलिजेंस है हमारी वो 3 तरह की होती है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, फर्स्ट इज कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, एक्सपेरियंशियल इंटेलिजेंस एंड कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जो हमारी कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस है उसे हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। एक्सपेरियंशियल इंटेलिजेंस को हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस बोलते हैं। और कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कही जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज हियर इज कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने क्या कहा कि जो जिसमें एनालिटिकल इंटेलिजेंस आ जाती है, ठीक है। अब एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है कि जब कोई पर्सन या बच्चा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है, लॉजिकल हमारी जो इंटेलिजेंस है वो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट इज नॉलेज एक्वाजिशन, ठीक है। सेकंड इज मेटा कंपोनेंट्स एंड थर्ड वन इज परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको मैं समझाती हूँ, ये तीनों जो कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये मैं आपको डायग्राम में समझाती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस यानी एनालिटिकल इंटेलिजेंस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है मेटा कंपोनेंट्स। बेटा मेटा कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं आपके कोग्निटिव प्रोसेसेस को, ठीक है। आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो माइंड का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं कौन से कंपोनेंट्स, मेटा कंपोनेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स आपको ये बताते हैं कि आपको कब क्या करना है, राइट, ठीक है। आप कैसे करोगे, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये आपको बताती है आपकी परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। उसके बाद आ जाती है नॉलेज इक्वेशन। जब आपको पता है कि क्या है ठीक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद आप क्या करते हो, उस काम पे, उस नॉलेज पे काम करते हो, ठीक है। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो मेटा कंपोनेंट्स में क्या है, सपोज आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, राइट। तो एक स्टूडेंट है जिसके एग्ज़ाम आने वाले हैं या फिर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या हो जाता है, स्टडी करना या फिर रिवीजन करना या तैयारी करना अपने एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़, अब उसका खेलने का भी मन कर रहा है, गेम्स खेलने का मन कर रहा है, आउटिंग करने का मन कर रहा है, या फिर उसका फिल्म देखने का मन कर रहा है, लेकिन इन चीज़ों का जो कॉन्फ्लिक्ट है, स्टडी करूं या गेम खेलूं, स्टडी करूं या बाहर चला जाऊं, स्टडी करूं या फिल्म देखूं, तो ये चीज़ों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये हमारे मेटा कंपोनेंट्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, राइट। वो आपको बताते हैं कि इस वक्त तुम्हारे लिए पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब जब आपको पता है आपके अच्छे से प्रोसेसिंग जो है, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग अच्छे से काम कर रही है, कंट्रोल्ड वे में काम कर रही है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। अब आप जानते हो कि आपका टाइम पीरियड चल रहा है, एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, आप पढ़ना चाहते हो, आपको पढ़ना चाहिए, आपको फिर क्या करते हो, आप तैयारी करते हो, परफॉर्म करते हो। क्या परफॉर्म करते हो, रीडिंग करते हो, अंडरस्टैंडिंग करते हो सब्जेक्ट की, ठीक है। फिर उसको लर्न करने की कोशिश करते हो, रिटेन करके रखने की कोशिश करते हो सारी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में। तो ये सारा कुछ जो हमारा आ जाता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स में आ जाता है, ठीक है।
क्योंकि आपको पता है कि मेरे एग्जाम्स का टाइम चल रहा है और मैं तैयारी कर रहा हूँ, फिर आप उसके ऊपर काम शुरू कर देते हो, ठीक है। स्ट्रेटजीज बनाते हो, आप प्लानिंग करते हो कि कैसे मुझे तैयारी करनी है, कौन सा सिलेबस कवर करना है, किस तरह से क्वेश्चन को रीड करना है या एग्जाम्स में कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसी है, ये सारी स्ट्रेटजीज जो हम बनाते हैं वो हमारी परफॉर्मेंस में आ जाता है। नेक्स्ट स्टेज इज नॉलेज एक्विजिशन, ठीक है। अब नॉलेज एक्विजिशन में क्या आते हैं कि आप किस तरह से उस नॉलेज को कंपेयर कर पाते हो, ठीक है। अब जो आपने चैप्टर पढ़ लिए, जो आपने रीडिंग कर ली, जो आपने रिवाइज कर लिया, फिर उसको आप कैसे इनकोड कैसे कर पाते हो, ठीक है। आप परफॉर्म करते हो, पेपर में परफॉर्म करते हो, अच्छे से परफॉर्म करते हो, उनके आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है। फिर आप, अब ये तो है कि आपने लर्न तो कर लिया, लेकिन एग्जाम्स तक आप उसको रिटेन भी रखना चाहिए ना। रिटेन रख पाओगे तभी एग्जाम्स को परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज आप एग्जाम में जाते ही भूल जाओगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, और ये था आपका फर्स्ट पॉइंट विच इज कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब आप याद रखिए कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस है जिसमें कंपोनेंट्स दिए गए हैं आपको कि किस तरह से हमारा मेंटल प्रोसेस चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको क्या बताई थी बेटा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है, राइट। अब क्रिएटिविटी क्या होती है हमारी, हम कहेंगे कि क्रिएटिविटी होती है जिसमें हम क्रिएटिव आइडियाज़ निकालते हैं या किसी काम को अच्छे ढंग से या अलग ढंग से करते हैं, राइट। जब आप किसी काम को बिल्कुल अलग ढंग से अलग आइडियाज़ लगा के करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी शो होती है, वो तो आप मानते हो ना। तो अब मान लो कि आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो या क्लास में कोई मैथमेटिकल की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो जो बच्चे मैम ने जो फॉर्मूला दिया है हम उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं अलग वे से उसको इजी वे में करने की कैपेसिटी रखते हैं, कुछ बच्चे अलग वे में जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इजीली परफॉर्म कर देते हैं, इजीली सॉल्व कर देते हैं। तो वो बच्चे क्रिएटिव है अपने अपनी थिंकिंग में, ठीक है ना। अब मान लो आप पेंटिंग बनाते हो, राइट। बच्चों को मैंने क्लास में पेंटिंग बनाने के लिए या कह दो कि सीनरी बनाने के लिए दे दिया, ठीक है, कि बच्चों आप आज आप सीनरी बनाएंगे, एक स्केच बनाएंगे एक सीनरी का, ठीक है, सनसेट की सीनरी बनानी है आपको। तो बच्चे बेसिकली उसमें क्या करेंगे, एक सन बना देंगे, एक हट बना देंगे, या फिर ट्री बना देंगे, थोड़े से माउंटेन्स बना देते हैं सभी, है ना, या फिर एक झरना बना देते हैं। इसके अलावा सीनरी में आपको कुछ नहीं दिखता जब छोटे बच्चे बनाते हैं, राइट। तो अब क्रिएटिविटी क्या है कि इन चीज़ों के अलावा जो कॉमन चीज़ें हैं जो सभी बच्चे बनाते हैं उनके अलावा क्या आप क्रिएटिविटी करते हो, क्या आप ऐड ऑन करते हो, वो आपकी क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। अगर आप इसको और अच्छे से इन्हांस करके इसमें कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करके हम दिखा पाए, बच्चा दिखा पाए, तो हम कहेंगे कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, तो उसकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस ज़्यादा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस मैंने क्या बताई थी आपको कि ये होती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी इन्वायरमेंटल सिचुएशन में आप कैसे डील करते हो, किस तरह से आप अपनी नॉलेज को एग्जिस्ट करते हो इन्वायरमेंट में, ठीक है। किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप अपनी नॉलेज को या इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करते हो। अब आप एग्जाम्पल ले लो कि सपोज आप पिकनिक पे जा रहे हो, राइट। तो पिकनिक पे जाते वक्त क्या माइंडसेट होगा आपका, क्या सोच के जा रहे हैं हम कि पिकनिक पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या, है ना। यही माइंडसेट होगा ना ऑब्वियसली। अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं तो खुशी खुशी जा रहे होंगे कि आप यही सोच रहे होंगे कि हम वहाँ पे जाके बहुत इंजॉय करने वाले हैं, राइट। अब आपके माइंड में ये होगा। तो मान लीजिए आप वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और सडनली आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है या किसी को चोट लग जाती है, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करते हो। वैसे तो हम फर्स्ट एड बॉक्स लेके चलते हैं साथ में, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो आप फर्स्ट एड बॉक्स भी भूल गए, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, ठीक है। हमने सोच लिया कि वो सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो उस सिचुएशन में अगर कोई बच्चा अपना हैंकी निकाल ले, उस बच्चे के चोट पे लगा दे, है ना, साफ करके चोट को उसको लगा दे ताकि उसका ब्लड एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ब्लड बंद हो जाए, ठीक है, जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचे। तो ये उसकी इंटेलिजेंस है कि उसने ये फर्स्ट स्टेप लिया कि हाँ एटलीस्ट ब्लड तो बंद हो, हम उसके हैंकी को टाई अप वहाँ पे कर देते हैं उसकी चोट पे, ताकि उसका ब्लड एटलीस्ट बंद हो जाए और उसको ज़्यादा पेन ना हो, ठीक है।
तो वो आपकी इंटेलिजेंस है जो आपने फर्स्ट स्टेप लिया कि हाँ उसका ब्लड साफ करके उसको अच्छे से कवर अप कर दो उसकी चोट को, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कि किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कैसे दिमाग लगाते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट थ्योरी आपकी आ जाती है पास इंटेलिजेंस थ्योरी या PASS या पास इंटेलिजेंस थ्योरी, जो कि दी थी 1994 में, ठीक है। जैक ने दी थी, JP दास और केयरबाई की तरफ से दी गई थी पास इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसमें P स्टैंड फॉर प्लानिंग, A स्टैंड फॉर अटेंशन एंड अराउजल, S स्टैंड फॉर साइमल्टेनियस एंड S अगेन स्टैंड फॉर सक्सेसिव प्रोसेसिंग, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग को तो अब समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आप प्लानिंग में क्या होता है। प्लानिंग करना, कुछ भी चीज़ को प्लान करना, अरेंज करना, ठीक है। आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे प्लान करते हो, ठीक है। आपको पता चल गया है कि मुझे टेस्ट देना है, उसके लिए आप कैसे प्लान कर रहे हो, उसकी रिवीजन कैसे करनी है, क्या करना है, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, क्या याद करूँगा क्या छोड़ दूंगा, राइट। तो वो आपकी प्लानिंग हो जाती है। किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो आप, तो आप क्या करोगे। मान लो आप जा रहे हो, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, तो क्या करोगे आप, ठीक है। फिर वो आप प्लानिंग करोगे कि ऐसा करता हूँ मैं, फ़ोन करता हूँ उसको बुला लेता हूँ, फिर वो टायर ले आएगा, हम चेंज कर लेंगे। तो ये प्लानिंग, कैसे आप प्लानिंग करते हो किसी चीज़ की, वो आपकी इंटेलिजेंस है, राइट। अटेंशन एंड अराउजल, अब इसमें क्या है कि जो आपकी अटेंशन, जो इंफॉर्मेशन अराउजल है वो आपकी अटेंशन को इफेक्ट करता है, राइट। इंफॉर्मेशन अराउजल क्या हुआ कि मैं आपको इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो इंफॉर्मेशन अराउजल क्या हुआ कि मैंने आपको एक टेस्ट दे दिया, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि हमारा टेस्ट है ऑन मंडे, ठीक है। आज मंडे है, अगले मंडे मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है। तो आपका अटेंशन कहाँ पे गया, आपकी चैप्टर पे। कोई जो चैप्टर मैंने स्पेसिफिक चैप्टर आपको दिया है या स्पेसिफिक क्वेश्चंस दिए हैं, आपका अटेंशन वहां चला गया कि हाँ ये क्वेश्चन या ये चैप्टर हमें अब रीड करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे और उनको अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है ना। तो जो इन्फॉर्मेशन अराउजल हुआ आपके माइंड में, तो आपका एकदम से अटेंशन कहाँ गया, आपकी लर्निंग पे, कि हमें ये चैप्टर आते हैं या नहीं आते, हमें रिवाइज करने पड़ेंगे। हाँ हम रिवाइज करेंगे, उसको अच्छे से करेंगे ताकि हम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो अटेंशन अराउजल जो होता है वो आपकी सॉरी इंफॉर्मेशन अराउजल जो होता है वो आपके अटेंशन को इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस और सक्सेसिव। साइमल्टेनियस में क्या होती है बेटा, एक इंफॉर्मेशन के साथ अलग और इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हेल्प्स यू टू ग्रास्पिंग अ मीनिंग एंड रिलेशनशिप्स। अब साइमल्टेनियस जो प्रोसेसिंग होती है ये आपके बेसिकली माइंड की प्रोसेसिंग है जो आपको मीनिंग एंड रिलेशनशिप, फैक्ट एंड रिलेशनशिप जानने में हेल्प करती है। अब आप ये तो समझ पा रहे हो कि आपके, मान लो आपके हाथ में बॉल है, राइट, मेटल बॉल है। अब आपको ये तो पता है कि आपके हाथ में मेटल बॉल है, लेकिन अगर आप इस पे बहस कर रहे हो कि ये भारी क्यों है, ये हैवी क्यों है इतनी ज़्यादा, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो मेटल होता है वो हैवी होता है। अब आपके दूसरे हाथ में मान लो प्लास्टिक की बॉल है और आप यही सोचे जा रहे हो कि ये प्लास्टिक की बॉल हल्की क्यों है या मेटल की बॉल हैवी क्यों है, ऐसा ये तो यूजलेस बात है ना। ये तो हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक ऑब्वियसली लाइट होता है रादर देन मटेरियल या मेटल, ठीक है ना। तो ये यूजलेस बात है। अगर आपकी साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग अच्छी चल रही है तो आप जानते हैं कि प्लास्टिक की बॉल जो है वो लाइट होगी, ठीक है, और मेटल की बॉल ऑब्वियसली हैवी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सक्सेसिव प्रोसेसिंग। अब सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या होती है, जब आप सीरियल वाइज या सीरियल ऑर्डर में किसी काम को कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बोला है कि ABC सुनाओ, A to Z, ठीक है। मैंने आपको A to Z सुनाने के लिए बोला। अब अगर आप बोल रहे हो ABSL, तो ये तो कोई तुक नहीं बनता ना, ये तो सही ABC है ही नहीं। तो ABC हम हमेशा सीरियल ऑर्डर में बोलते हैं, ABCDEFGHIJKL, ये सीरियल ऑर्डर में बोली जाएगी तभी ये ठीक होगी, राइट। ऐसे ही जैसे हम डिजिट लर्न करते हैं 1 2 3 4, वो भी हम सीरियल ऑर्डर में बोलेंगे तभी ठीक होगा ना। तो उसके लिए आपका जो सक्सेसिव प्रोसेसिंग है वो ठीक होना ज़रूरी है।
राइट। इनकी कमी से आपको बहुत सारी दिक्कत, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डेली रूटीन लाइफ में। अब अगर किसी ऑर्डर को ही नहीं पता चल रहा, आपको किसी ऑर्डर का पता ही नहीं चल रहा किस ऑर्डर में काम को करना है या किस ऑर्डर में ये काम होना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपकी डेली रूटीन लाइफ जो है वो इफेक्ट होगी। मान लो आपको ऑर्डर का नहीं पता चल रहा, आप शू टाई अप नहीं कर पा रहे हो, शू लेसेस नहीं बांध पा रहे हो, कौन सी मुझे नॉट आगे रखनी है, कौन सी नॉट पीछे रखनी है, आप नहीं पता कर पा रहे हो, आपको टाई नहीं बांधने का पता, आप शर्ट के बटन लगा रहे हो, ऊपर का बटन नीचे से जोड़ रहे हो, नीचे का बटन ऊपर से जोड़ रहे हो, तो ऑब्वियसली ये आपकी डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि आप एक शर्ट के बटन अच्छे से टाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम्स में जो लोग होते हैं उनको डिसलेक्सिया जैसी, आपने तारे ज़मीन पे तो बेटा देखी होगी, ऑब्वियसली सबने देखी होगी, बहुत ही फेमस पिक्चर्स थी, टीचर्स खुद रिकमेंड कर रहे थे स्टूडेंट्स को देखने के लिए, टीचर्स को भी रिकमेंड किया जा रहा था कि आप भी देखें। तो बहुत अच्छी पिक्चर थी उसमें, जो जिस चाइल्ड पे वो पिक्चर थी वो डिसलेक्सिया का ही पेशेंट था और उसको यही मेन प्रॉब्लम थी। ठीक है। ऐसे लोग जिनका सक्सेसिव जो प्रोसेसिंग है या साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग है नहीं अच्छे से काम करती, वो ऐसे लोग होते हैं जिनमें डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम डेवलप कर जाती है। राइट। ठीक है। तो ये थे 3 पॉइंट्स हमारे पास्ट थ्योरी के। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है बेटा आपका नेचर और नर्चर। ठीक है। इंटेलिजेंस, इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज नेचर एंड व्हाट इज नर्चर। ओके। नेचर बेटा वो चीज है जो आपको हेरिडिटी में मिली है, ठीक है, जो आपके अंदर है, जो आपकी अपनी है। ठीक है। और नर्चर वो है जो हम ग्रैस्प करते हैं हमारे इन्वायरमेंट से, जो हमारे आसपास से हम ग्रैस्प करते हैं, जो हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिलता है। ठीक है। हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, हम कुछ क्वालिटीज़ अपनी हेरिडिटी से लेते हैं और कुछ क्वालिटीज़ हमारे अंदर हमारे इन्वायरमेंट से जो होती हैं डेवलप होती हैं। ठीक है। तो नेचर एंड नर्चर जो है हमारे इंटेलिजेंस को कैसे अफेक्ट करते हैं, इस पे वैसे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। कभी नेचर का जो इम्पैक्ट है ज़्यादा होता है, कभी नर्चर का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो इस पे अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चल रहे हैं कि नेचर जो है या फिर हमारी हेरिडिटी से हम इंटेलिजेंट होते हैं, हमारे पेरेंट्स की जीन्स जो हमें मिलते हैं, जो उनसे हमें हेरिडिटी में मिलती हैं क्वालिटीज़, क्या हम उनकी वजह से इंटेलिजेंट होते हैं या फिर हम अपने एनवायरनमेंट की वजह से इंटेलिजेंट होते हैं। राइट। तो यहाँ पे कुछ स्टडीज़ बताई हैं उन्होंने, ट्विन्स पे स्टडीज़ बताई हैं, कुछ अलग स्टडीज़ बताई हैं, जो सेपरेट रहते हैं, जो एक साथ रहते हैं, वैसे बच्चों पे स्टडीज़ बताई हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टडी बताई उन्होंने ट्विन्स पे जो एक साथ रहते हैं उनका कोरिलेशन बताया है इंटेलिजेंस का, दोनों के इंटेलिजेंस का कोरिलेशन। फिर उनको सेपरेट करके उनका कोरिलेशन बताया है। फिर वो बच्चे बताए हैं जो हेरिडिटली डिफरेंट हैं लेकिन रहते साथ में हैं। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अलग अलग कोरिलेशंस यहाँ पे दिखाए हैं, लेकिन नेचर और नर्चर का इम्पैक्ट अभी प्रॉपरली पता नहीं चल पाया है। राइट। तो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आता है, यहाँ पे उन्होंने बताया असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। असेसमेंट के लिए उन्होंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं, एक तो मेंटल एज, एक क्रोनोलॉजिकल एज। बेटा ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मेंटल एज क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है। मेंटल एज जो है वो आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है कि कितनी आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो चुकी है या कितना आप इंटेलेक्चुअली अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, वो आपकी मेंटल एज है। और क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है वो हमारी अपनी एज होती है, जितनी एज में हम होते हैं। राइट। मान लो आप 18 के हो, आप तो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या हो गई, 18 हो गई। राइट। तो नीचे उसको इंटेलिजेंस को असेस करने के लिए आपको जो पॉइंट फॉर्मूला दिया है, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला जो है हमें इंटेलिजेंस को असेस करने में हेल्प करता है। राइट। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिया हुआ है बेटा, टेबल बना के दिया हुआ है IQ रेंज। ठीक है। जो हमारी एवरेज IQ रेंज है वो किस पॉइंट पे लाई करती है, 90 to 109। ठीक है। तो 90 से लेकर 109 तक जो हमारी पॉइंट्स होते हैं, IQ होता है, वो एवरेज में लिया जाता है। और उससे अबव जो होता है वो हाई चला जाता है, सुपीरियर होता है, वेरी सुपीरियर। वो वहाँ पे भी आपको लिमिट्स दी गई हैं। 110 से लेके 119 जिनका होता है हायर होते हैं,
120 से लेके 130 जिनके होते हैं वो सुपीरियर की कैटेगरी में आते हैं, उससे अबव जो होते हैं वो वेरी सुपीरियर की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं, जो 30 सुपीरियर भी गिफ्टेड चाइल्ड में ही आ जाते हैं, राइट। गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 80 टू 19, जो अब 90 से लेके 119 से लो आ जाते हैं, फिर वो लो होना शुरू हो जाती है, आईक्यू हमारा लो एवरेज में चला जाता है या बॉर्डर लाइन में चला जाता है। 70 से बिलो जो होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड में आ जाते हैं। और यही चीज़ आपको यहाँ पे कर्व में बताई है, डायग्राम में बताने की कोशिश की है। इसको बेटा बोलते हैं आईक्यू नॉर्मल कर्व, ठीक है। तो ये जो हमारी कर्व नॉर्मल कर्व बनी है वो सेम वही चीज़ बनी है यहाँ पे 19 से लेके 90 से लेके 109 तक। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 110, तो 90 से लेके 109 तक जो हमारा एवरेज आईक्यू आता है, ठीक है। और उससे अबव लो जो आता है वो मेंटल रिटार्डेशन की तरफ चले जाते हैं, जिनका उनसे हाई आता जाता है वो हायर और सुपीरियर कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। तो ये डायग्राम के थ्रू उन्होंने ऊपर का जो टेबल है वो समझाया है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वेरिएशन इन इंटेलिजेंस। वेरिएशंस क्या होती है इंटेलिजेंस में, क्या वेरिएशन आ सकती है, या तो कोई बच्चा डेफिशिएंसी के साथ होगा या तो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो जाएगा, ठीक है। अब एवरेज जो इंटेलिजेंस है वो तो एवरेज है, लेकिन उसमें वेरिएशंस क्या आ सकती है, या तो डेफिशिएंसी आ सकती है या तो फिर सुपीरियर हो सकता है बच्चा, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या होती है कि जब कोई बच्चा नॉर्मल चीज़ें करने में भी डिफ़िकल्टी महसूस करे। नॉर्मल चीज़ें यानी कि जो चीज़ें डेली रूटीन में हम और आप इजीली कर पाते हैं, राइट। जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि अपने शू लेसेस बांधने में दिक्कत आती है, सिंपल सी कोई बात लर्न करने में दिक्कत आती है, ठीक है। हम अपने सिंपल सिंपल चैप्टर्स जो होते हैं वो तो इजीली लर्न कर लेते हैं ना। बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट हो, हाँ तब दिक्कत आ सकती है कि उसको लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन सिंपल चीज़ें तो आराम से हो सकती हैं, है ना। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के साथ होते हैं बच्चे, उनको सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में भी दिक्कत आती है, सिंपल सी चीज़ें ग्रास्प करने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। वो सिंपल नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, उनमें इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होती है, राइट। यहाँ पे आपको कुछ रेंजेस बताई हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 90 से लो आते हैं वो मेंटल रिटार्डेशन की तरफ चले जाते हैं, उसी तरह उन्होंने यहाँ पे माइल्ड रिटार्डेशन की भी जो लिमिटेशंस है वो बताई हैं। माइल्ड रिटार्डेशन है आईक्यूज में जो 50 और 69 के बीच में होते हैं, मॉडरेट हो जाती है जब 40 तक आ जाती है, और लो चली जाती है जब उससे भी ज़्यादा लो चली जाती है तो उसको सीवियर रिटार्डेशन बोलते हैं। लेकिन जब 25 तक पहुंच जाए, 25 तक नीचे गिर जाए तो वो प्रोफाउंड रिटार्डेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं बच्चे, ठीक है। कितनी हद तक डेफिशिएंसी आ सकती है यहाँ पे आपको ये बताया। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। अब गिफ्टेडनेस यानी गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो क्या बताया है कि गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं, जैसे पहले तो यहाँ पे रेंज देखिए आप 130, ठीक है। हमने पीछे वो देखा था ना टेबल, यहाँ पे टेबल में आपको क्या दिखाया है 130, 120 टू 130 जो बच्चे होते हैं सुपीरियर होते हैं, या उससे अबव जो होते हैं वेरी सुपीरियर, ये दोनों कैटेगरीज में गिफ्टेड चाइल्ड आते हैं, राइट। गिफ्टेड चाइल्ड यानी कि जो कि नॉर्मल चीज़ें तो करते ही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ों को भी इजीली करते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे जो कि इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन इंटेलिजेंट से कुछ ज़्यादा ही होते हैं, राइट। इंटेलिजेंट बच्चे जो काम करते हैं ना वो बच्चे वो काम बहुत ज़्यादा इजीली कर लेते हैं, और जो काम इंटेलिजेंट बच्चों को भी डिफिकल्ट लगते हैं वो काम वो और मतलब वो काम भी वो कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं उनके, कि क्या क्या उनमें खूबियाँ क्या होती हैं, उनको गिफ्टेड क्यों बोला जाता है, क्या उनमें क्या उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया उन्होंने कि उनमें लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होती है, क्वेश्चनिंग करते हैं, वो क्वेश्चनिंग करने के लिए भी बेटा बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ता है। अगर आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो क्वेश्चन किस पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप पूरे लेक्चर में सो ही रहे हो तो क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपने सुना ही नहीं है क्या टॉपिक पढ़ा है, उसके बारे में क्या बताया है मैम ने, कुछ सुना होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे ना।
तो पता होना चाहिए, किसी टॉपिक के बारे में पता होगा तभी आप आगे क्वेश्चनिंग कर पाओगे, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनकी अच्छी होती है, ठीक है। हाई स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। हाई स्पीड मतलब कि इंफॉर्मेशन मिल तो जाती है उनको, लेकिन उसको समझने में वो कितना टाइम लगाते हैं, राइट। जब कोई बच्चा मान लो बैठा है, समझ रहा है, क्वेश्चन को सुन रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको एक ही बार में समझ आ जाए। हो सकता है वो दूसरी बार पूछे या तीसरी बार पूछे कि मुझे अभी समझ में नहीं आया, राइट। तो ये जो बच्चे होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं, उनको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। कोई चीज़ अगर सुनी है, कोई इन्फॉर्मेशन उनके कानों तक पहुंची है, तो वो जल्दी से उसकी इन्फॉर्मेशन की नॉलेज को ग्रास्प कर लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं, उनको समझने में दिक्कत नहीं आती, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा उनकी एबिलिटी काफ़ी होती है, क्रिएटिव होते हैं, वो मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ एस्टीम होता है। सेल्फ एस्टीम मतलब कि उनको अपने बारे में पता होता है कि उनके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं और वो क्या कर सकते हैं, और वो उन दायरों के बीच में अपने बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। उनकी थिंकिंग, उनको बहुत परफेक्ट थिंकिंग होती है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने काम अच्छे से करना जानते हैं और वो खुद करते हैं अपने सारे काम, राइट। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर, वो आपको यहाँ पे बताई हैं गई हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, सॉरी। तो इंटेलिजेंस टेस्ट यहाँ पे बताए हुए हैं आपको कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट किस तरह से ले सकते हैं, या इंडिविजुअली ले सकते हैं हम, या ग्रुप में ले सकते हैं टेस्ट, ठीक है। इंडिविजुअली यानी कि एक पर्सन का टेस्ट जब हम लेते हैं तो उसको इंडिविजुअल टेस्ट बोलते हैं। ग्रुप टेस्ट यानी एक से ज़्यादा या फिर एक, दो या उससे ज़्यादा जब क्लाइंट होते हैं हमारे पास टेस्ट देने के लिए, तो वो ग्रुप टेस्ट बन जाता है, राइट। नेक्स्ट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल टेस्ट होते हैं बेटा जिनमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बोल के टेस्ट लेते हैं या लिख के टेस्ट लेते हैं, राइट। तो वो हो जाते हैं हमारे वर्बल टेस्ट, जिनमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं उनसे, उनको क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमें आंसर देते हैं, तो वो हो जाते हैं वर्बल टेस्ट। इसमें क्या आते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हो जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। तो वन वर्ड कई बार आंसर देना होता है, कई बार यस नो में आंसर देना होता है, ऐसे क्वेश्चंस वर्बल टेस्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है नॉन वर्बल या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट। अब परफॉर्मेंस टेस्ट से आपको पता चलता होगा वैसे टेस्ट जिनको परफॉर्म किया जाता है, जो वर्बली नहीं लिए जाते उनको परफॉर्म किया जाता है, नॉन वर्बल, वर्बल नहीं होते, ठीक है। परफॉर्म करना यानी कि उनको कोई टास्क दे दिया जाता है या उनको कोई पजल दे दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, उनकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। अब अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखें तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है कि इस तरह का उन्होंने उस क्लाइंट को बोर्ड दिया जिसमें उन्हें इनमें से कोई एक जो इससे रिलेट करता है वो आपको फिट करना है। तो ऐसी पजल टाइप कोई इक्वेशन दे देते हैं जिसको वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट। ओके, नेक्स्ट आपको दिए गए हैं यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया। तो इंडिया में जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग होती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, कुछ टेस्ट बताए गए हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो भी पॉइंट्स हैं वो बहुत ईजी हैं, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्रिएटिविटी है, उसके बाद क्रिएटिविटी भी बहुत इजी पॉइंट है, समझ सकते हैं आप अपनी तरफ से अगर पढ़ेंगे। क्रिएटिविटी को इंटेलिजेंस से कंपेयर किया गया है, किस तरह इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी दोनों साथ में आती है, राइट। तो उसके बाद बच्चे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। जितना ज़रूरी था आपके एग्जाम्स के लिए वो सारा मैंने A to Z एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेल्फ एंड पर्सनैलिटी विच इज़ सेकेंड चैप्टर, ठीक है, हमारी बुक का। तो ये चैप्टर बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। और हमेशा आपको मैं बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ कि अगर कोई भी डाउट हो बेटा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते तो मैं चेक कर सकती हूँ, आपको रिप्लाई भी कर सकती हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय।